सभी को नमस्कार। जय हिंद। एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक चुनाव आयोग है। इसके साथ ही हम ईवीएम के इतिहास को जानेंगे। ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किस राज्य के चुनाव में किया गया, जैसे ही किसी चुनाव का रिजल्ट आता है तो ईवीएम बदनाम क्यों हो जाती है, क्या सच में ईवीएम हैक हो सकती है, चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट का प्रयोग किया गया है। इन सब पॉइंट पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो मेन टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सब के चुनाव भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसके बारे में प्रावधान भारत के संविधान में दिया गया है और जिसमें आर्टिकल 324 से 329, 324 से 329, 324 से 329 तक दिए गए हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं चुनाव आयोग की संरचना पर। प्रेजेंट में, वर्तमान में चुनाव आयोग में टोटल 3 मेंबर हैं, जिनमें एक निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष और बाकी 2 अन्य इसके सदस्य होते हैं। तो जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होगा उसे कहा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसी तरह से जो सदस्य हैं उन्हें कहा जाएगा अन्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। तो जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसके सामने चीफ यानी कि मुख्य शब्द लग जाता है, इसलिए उसका नाम हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात करते हैं कार्यकाल की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जितने मेंबर होंगे उन सबका कार्यकाल कितना होता है। ये कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इससे पहले की वीडियो में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी कंडीशन पहले पूरी हो जाएगी उसको ही अप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव आयोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है जिसकी आयु 60 वर्ष है, 60 वर्ष है, तो वो सिर्फ 5 वर्ष तक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम कर सकता है, क्योंकि 65 वर्ष में वो रिटायर हो जाएगा, यानी उसके पास 5 साल का टाइम ही रहेगा। अगर कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसकी आयु 59 ईयर्स, 59 वर्ष है, और उसे चुनाव आयोग का मेंबर बना दिया जाता है, तो वो ये दोनों कंडीशन पूरी कर लेगा, क्योंकि 6 साल के बाद उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी। तो इनमें से जो भी कंडीशन पहले पूरी हो जाए उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग जितने सदस्य होंगे उन सब की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति क्या उन सब की नियुक्ति अपनी इच्छा से करेंगे? नहीं। भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति या उस प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव आयोग का सदस्य अपॉइंट करेंगे जिसकी अनुशंसा एक समिति ने की है। एक समिति की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। समिति में अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री, 2 मेंबर होंगे, एक होगा विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और एक होगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री शामिल करेंगे। एक पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
कि भारत के संविधान में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, संवैधानिक पद हैं, किसी भी संवैधानिक पदों की नियुक्ति के लिए अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया था कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसके जितने मेंबर हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, एक होगा लोकसभा का विपक्ष का नेता, और तीसरे मेंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ही उसका तीसरा मेंबर बना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी उस समिति के मेंबर होंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इसी अनुशंसा को आधार मानते हुए कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सॉरी संसद में इसके लिए एक बिल पास किया, एक कानून पास किया। और सरकार ने पार्लियामेंट में जो संसद में जो बिल पास किया, जो कानून बनाया, उसमें इस समिति की स्ट्रक्चर में अध्यक्ष प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और तीसरा मेंबर कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल किया है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई को अपॉइंट करने की बात कही थी, इस समिति का मेंबर बनाने की बात कही थी, तो संसद ने, पार्लियामेंट ने उसके स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री शामिल किया है। तो किसी भी संवैधानिक पोस्ट के लिए केवल चुनाव आयोग ही ऐसी संवैधानिक संस्था बन गई है जिसके सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर होगी। वरना इससे अलग अगर हम कैग की बात करें, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के किसी सदस्य या मेंबर की बात करें, तो उनके नियुक्ति में केवल सरकार का ही इंटरफेयर रहता है। किसी कमेटी के अनुशंसा पर उनकी नियुक्ति नहीं होती है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जितने भी मेंबर होंगे उन सब की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। बात करते हैं कि चुनाव आयोग के जो मेंबर हैं उन्हें उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। उसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं मेंबर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको हम उसी प्रोसीजर और उन्हीं बेसिस से हटाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। ये हम कैग का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हम कैसे हटाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटा सकते हैं। और जो बाकी दो सदस्य बचे हुए हैं उनके लिए देखिए क्या प्रोविजन है। अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति हटाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श करने के बाद। अगर हम इस पॉइंट का निष्कर्ष निकालें तो इसका सिंपल निष्कर्ष ये है कि जो चुनाव आयोग के अन्य मेंबर हैं उन्हें राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श करने के बाद हटाएगा या हटा सकते हैं। यानी उन दोनों मेंबरों को हटाने के लिए इस तरह की प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति किसी भी चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है अन्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने का। कुछ पॉइंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 25वें नंबर के और इनका नाम है राजीव कुमार, जो 1984 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। राजीव कुमार 2022 से अपॉइंट है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे 2022 में। और ये 1984 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। और इसी तरह से टेम्परेरी कार्यवाहक पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी श्रीमती रमा देवी। अब पॉइंट यहां पर यह है कि अभी तक दिसंबर 2024 तक
भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कोई परमानेंट महिला अभी तक नहीं बनी है। आगे इन फ्यूचर बन जाएगी तो वो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाई जाएगी। लेकिन श्रीमती रमा देवी जी बनी थी, लेकिन वो टेम्परेरी थी, कुछ टाइम के लिए। आप देखिए, सिर्फ एक ही महीना, नवंबर 1990 से लेकर दिसंबर 1990 तक। भारत में वोट डालने की आयु 18 वर्ष है, लेकिन किसी चुनाव में खड़े होने के लिए मिनिमम एज वो 21 वर्ष है। प्रधानी के गांव में प्रधान के जो चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, उसमें खड़ा होने की यानी कि उम्मीदवार पर्चा भरने की मिनिमम एज 21 वर्ष है, लेकिन वोट डालने की आयु भारत में 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारत में वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यानी 1989 से पहले भारत में वोट डालने की आयु भी 21 वर्ष थी, जिसे 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कम की गई, और ये की गई थी 18 वर्ष। अभी भी भारत में वोट डालने की आयु अब 18 वर्ष ही है। वोट डालने का अधिकार एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। आप इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हो। भारत में सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट चुनाव, मोंटे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट चुनाव शुरू किया गया था, या प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया, और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1926 में, या 1926 में भारत में महिलाओं ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव के तौर पर अपनी वोट का प्रयोग किया। अब हमारा मेन टॉपिक है ईवीएम। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि ईवीएम बदनाम क्यों रहती है। तो देखिए, ईवीएम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। आप देखेंगे कि इधर 1 2 3 4 5 जो नंबर लिखे हुए हैं, इधर कैंडिडेट यानी कि जो उम्मीदवार है, जो जिस एरिया से खड़ा हुआ है, लोकसभा विधानसभा के जो भी चुनाव हैं, उसमें उनका फोटो और उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो यहाँ मेंशन किया जाता है। और यहाँ पर जब आप वोट डालने के लिए जाओगे तो ये जो स्पेस दिया गया है, आपको जिस कैंडिडेट को वोट देनी है तो आप उसके सामने का ये जो बटन दिया है आप उसको दबाएंगे। और ये जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनमें जैसे ही आप यहाँ पर बटन दबाओगे तो यहाँ पर एक रेड कलर की ये एक छोटी सी लाइट होती है। तो जैसे ही आप बटन दबाओगे तो ये रेड कलर की लाइट जो है वो जल जाएगी, और इसका मतलब होगा कि आपकी वोट पड़ गई है। तो ईवीएम के बारे में कुछ अनसुनी पॉइंट हैं जो आप तक आज तक आपने नहीं सुने होंगे, तो उन्हीं पॉइंटों पर हम बात करते हैं। ईवीएम का आविष्कार सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एमवी हनीपा, इन्होंने किया था। अभी प्रेजेंट में ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। भारत में जो भी नई ईवीएम मशीनें बनाई जा रही हैं, ये बेंगलोर और हैदराबाद में बनाई जा रही है। भारत में पहली बार 1982 में केरल विधानसभा, पहली बार 1982 में केरल में एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है थरूर, उसके कुछ क्षेत्रों में ईवीएम मशीन का पहली बार प्रयोग किया गया था। 1999 में गोवा विधानसभा के चुनाव हुए थे, और वो सारे चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा ही कराए गए थे। यानी ईवीएम का पहली बार संपूर्ण प्रयोग गोवा विधानसभा में किया गया था 1999 में। 2004 में 14वीं लोकसभा का चुनाव
लोकसभा के जो आम चुनाव थे वो सारे के सारे ईवीएम मशीन से ही कराए गए थे 2004 में 14वीं लोकसभा के। एक ईवीएम मशीन में एक साथ 16 कैंडिडेट या प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर दिए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इतना, तो ये लगभग 16 नंबर होते हैं और इसी में सबसे नीचे होता है एक नोटा, नोटा का ऑप्शन, नोन ऑफ द अबाउ, यानी कि जो कैंडिडेट ऊपर दिए गए हैं उनमें से आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। नोटा का विकल्प भी ईवीएम मशीन में शामिल किया गया है और ये प्रयोग किया गया था या नोटा का विकल्प यूज किया गया था 2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में। चुनाव में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किए जाने की सलाह दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी, यानी कि बूथ कैप्चरिंग और वोट डालने में जो धांधली होती थी उसको रोकने के लिए दिनेश गोस्वामी ने ईवीएम मशीन के प्रयोग करने की सिफारिश की थी। और एक पॉइंट है कि एक ईवीएम मशीन में मैक्सिमम 3,840 वोट ही दर्ज हो सकते हैं, यानी एक ईवीएम मशीन में अधिक से अधिक 3,840 कैंडिडेट अपनी वोट डाल सकते हैं, वोटर अपनी वोट डाल सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में 3,840 वोट दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीवीपैट। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, मतदाता सत्यापन कागज लेखा परीक्षा परीक्षण। आप देखिए ये ईवीएम मशीन है और ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो मशीन है इसको बोला जाता है वीवीपैट। यदि आप थोड़े से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स की दृष्टि से, तो हमेशा आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई चुनाव समाप्त होता है, चुनाव से पहले ही ईवीएम मशीन पर आरोप लगने लगते हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, यानी कि सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर ईवीएम मशीन को हैक करती है और उसके अंदर जो वोट पड़ी हुई हैं उनमें हेराफेरी करती है। चुनाव आयोग के ऊपर जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी पार्टी, वो आरोप लगाती हैं कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर ईवीएम मशीन को हैक कराता है। तो चुनाव आयोग ने विपक्ष, अपोजिशन पार्टी प्लस जनता के इस भ्रम को दूर करने के लिए एक नया टेक्निक यूज की जिसका नाम है वीवीपैट। ये वीवीपैट एक तरह की मशीन है जिसे ईवीएम मशीन की उसमें ऐड किया जाता है ईवीएम मशीन के साथ। इसमें जैसे ही आप अपने किसी उम्मीदवार या कैंडिडेट को वोट दोगे, तो यहां पर इस हिस्से को देखिए जहां पर हम इसको थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तो यहां पर एक पर्ची आएगी आपकी। मतलब यहां पर जैसे आप वोट डालोगे ईवीएम मशीन में, तो इस छोटी सी मशीन में वीवीपैट में एक आपको छोटी सी पर्ची दिखाई देगी और उस पर्ची पर उस कैंडिडेट और उस पार्टी का निशान होगा जिस उम्मीदवार को आपने वोट दी है। आप इस पर्ची को अपने साथ नहीं ला सकते हो क्योंकि इसके ऊपर कांच का एक वो लगा हुआ होता है फ्रेम। आप सिर्फ इसको देख सकते हो कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट दी है क्या हमारी वोट उसी कैंडिडेट को गई है। तो लगभग कुछ सेकंड के लिए एक पर्ची आएगी और उस पर्ची पर उस कैंडिडेट और उस कैंडिडेट की पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा जिसे आपने वोट दी है। और वो पर्ची आप थोड़ी देर के लिए देखोगे और वो पर्ची इस नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें डल जाएगी, यानी आप इस पर्ची को अपने साथ घर पर नहीं ला सकते हो। लेकिन वोट डालने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि हमने जिस कैंडिडेट को वोट दी है वो वोट हमारी उसी कैंडिडेट को गई है जिस कैंडिडेट को हमने अपनी वोट दी थी। तो इसको बोला गया है वीवीपैट। तो 2017 के कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया, ईवीएम में वीवीपैट को ऐड किया गया। 17वीं लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में
जो लोकसभा के चुनाव किए गए थे, उसमें प्रत्येक ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट को जोड़ा गया है। और एक पॉइंट ईवीएम मशीन का है। नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में, जैसा हमने बताया था, ईवीएम मशीन में सबसे नीचे यहाँ पर नोटा विकल्प को शामिल किया गया है। आप इस बटन का भी प्रयोग कर सकते हो और इससे ये मेंशन होगा कि ऊपर जितने कैंडिडेट चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, आपको इनमें से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो वीवीपैट आपको ये श्योर करता है कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट दी है, वो वोट उसी कैंडिडेट को गई है। इसमें भी चुनाव आयोग ने यह प्रावधान किया है कि इसके बाद भी यदि अपोजिशन पार्टी, यानी जो हारने वाला उम्मीदवार है, उसको लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ हुई है, तो उस एरिया के किसी भी वार्ड की एक मशीन वीवीपैट हारने वाला उम्मीदवार अगर उस पर चुनाव आयोग के पास अपील करता है कि मुझे ये लगता है कि कुछ धांधली हुई है, तो वो अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के किसी भी वार्ड से किसी एक वीवीपैट मशीन का ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जितनी पर्ची है उनको काउंट करा सकता है। यानी कि इस ईवीएम मशीन में जितनी वोट काउंट दर्शाई गई हैं कि इस वार्ड से 2000 वोट गिरी हुई हैं या 2000 वोट इस ईवीएम मशीन में दर्ज हैं, और आपको डाउट है कि 2000 वोट इस ईवीएम में नहीं है या कम है या ज्यादा है, तो आप वीवीपैट में जो बॉक्स है, इसके अंदर ये जो पर्चियां इकट्ठी हुई हैं, आप इनकी काउंट करवा सकते हो। और यदि सेम जितनी वोटिंग ईवीएम मशीन में आई हुई हैं, दर्ज हैं, और इतनी ही पर्चियां यदि इस वीवीपैट के बॉक्स से निकल जाती हैं, तो ये 100%, 101% ये श्योर हो जाएगा कि चुनाव बहुत ही पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी रूप से करा गया है, चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है। आज तक ईवीएम के ऊपर आरोप बहुत लगे हैं कि ईवीएम मशीन हैक की जा रही है या हो सकती है, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ सामने नहीं आया है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद कोई बच्चा कमेंट भी करे कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने सभी अपोजिशन पार्टी या किसी भी बंदे को ये चैलेंज किया है कि आप हमारे सामने आए ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द लाइव, और हमें कोई भी ईवीएम मशीन हैक करके दिखाएं। तो ये आरोप प्रत्यारोप है ईवीएम मशीन के ऊपर, क्योंकि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर वोटिंग बैलेट पेपर से ना होकर ईवीएम मशीन के द्वारा की जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ एक जरूरी सूचना है, यदि आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ या पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा एक ऑनलाइन बैच चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और ऑनलाइन क्लास के लिए हमारा एक एप्लीकेशन है, अथर्व सिविल अकेडमी। अथर्व सिविल अकेडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।